गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 सॉल्यूशन में आप बेटा पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन। क्या पढ़ेंगे बेटा? हिमांक में अवनमन। देखिए हिमांक में अवनमन को पढ़ने से पहले आपको क्वथनांक में उन्नयन आपको बताया गया था। तो देखिए सबसे पहले हम आप लोग इसमें यह जानेंगे हिमांक क्या है बेटा। हिमांक किसे कहते हैं यह आप सबसे पहले इसमें जानिए। देखिए आपको पता भी है स्थिर ताप पर जब कोई द्रव ठोस अवस्था में बदल जाता है तो वह उसका क्या कहलाता है बेटा? हिमांक कहलाता है। क्या कहलाता है? हिमांक। हिम धन अंक, जिसे आप कहते हो बर्फ। जब कोई द्रव निश्चित ताप पर जो होता है ठोस अवस्था में बदल जाता है उसे आप उसका क्या कहते हैं बेटा? हिमांक कहते हैं, जिसे आप इंग्लिश में फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से जानते हो बेटा। किस नाम जानते हो? फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से जानते हो। तो देखिए बेटा, इस हिमांक को हम आप समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, दो पात्र लेते हैं। जैसे आप क्वथनांक में उन्नयन पढ़ रहे थे, ठीक उसी प्रकार हमें आपको इसका भी अध्ययन करना है। तो आप यहां भी क्या करेंगे बेटा? दो पात्र लेंगे। पहले पात्र में बेटा आप क्या लेंगे? विलायक लेंगे। क्या लेंगे? विलायक लेंगे बेटा। और दूसरे पात्र में हम आप लोग क्या लेंगे? विलयन। क्या लेंगे बेटा? विलयन। तो जो विलयन होगा आप जानते हैं जनरली विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। जब विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है तो हम आप लोग यहाँ यह कह सकते हैं विलयन में नमक धन पानी का मिश्रण रहता है। नमक आप बता सकते हैं क्या है? विलेय है। और पानी क्या है बेटा? विलायक है। पानी क्या है? विलायक है। तो आप यहां यह कह सकते हैं विलायक में क्या होगा? पानी ही होगा, जिसे आप कहते हो बेटा सबसे अच्छा विलायक कहते हैं। अब यह देखेंगे बेटा, ठोस पदार्थ या जो ठोस अवस्था होता है, ठोस और द्रव अवस्था के बीच क्या होती है? साम्य अवस्था पाई। हिमांक में ठोस और द्रव के बीच क्या पाता है? साम्य अवस्था पाई जाती है। कहने का मतलब ठोस का द्रव में परिवर्तन हो सकता है, द्रव का जो है ठोस में परिवर्तन हो सकता है। तो आप यह जानते हैं, हिमांक पढ़ रहे हैं बेटा, हिमांक में आप बता सकते हैं कि 0 डिग्री सी ताप पर जल या पानी जो होता है बेटा बर्फ का रूप धारण कर लेता है या बर्फ बना लेता है। और जो बर्फ होता है कैसा होता है? ठोस होता है। जब उसी ठोस को क्या करेंगे? ताप देंगे या उसको गर्म करेंगे या टेम्परेचर देंगे तो वह जो बर्फ होता है बेटा द्रव अवस्था में क्या होता है? चेंज हो जाता है। इसीलिए आपको यहाँ पर बताया गया बेटा कि विलायक मतलब पानी होगा, विलयन मतलब पानी और नमक का मिश्रण होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे बेटा, जैसे मान लीजिए जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो जो विलयन का वाष्प दाब होता है बेटा वह क्या होता है? कम हो जाता है। क्या होता है बेटा? कम हो जाता है। इसलिए आप लोग यहाँ कह सकते हैं कि विलयन में जो नमक होगा यह कैसा पदार्थ है? अवाष्पशील पदार्थ है। नमक कैसा पदार्थ है बेटा? अवाष्पशील पदार्थ है। क्या है बेटा? अवाष्पशील पदार्थ है। जब अवाष्पशील पदार्थ है तो इसको जो है ठंडा होने के लिए या इसके ताप में क्या होगा? जब कमी होगी तो 0 डिग्री से ताप से क्या होगा बेटा? नीचे आना पड़ेगा। 0 डिग्री से ताप से क्या होगा बेटा? नीचे आना पड़ेगा। जब 0 डिग्री ताप से नीचे आएंगे तो वह टेम्परेचर क्या होगा? माइनस में जाएगा। तो आप देखेंगे जब उसका हिमांक क्या होगा? माइनस में जाएगा, तभी क्या होगा? वह
जमता है। तो आप लोग देखे होंगे जैसे मटका की कुल्फी होती है, तो मटका की कुल्फी में आप क्या करते हैं, बर्फ डाल देते हैं और मलाई भी डाल देते हैं, और साथ साथ क्या करते हैं बेटा, उसमें नमक भी मिला देते हैं। जब नमक मिला देते हैं तो उसका जो ताप होता है, उसका हिमांक जो होता है -डिग्री, -0 के नीचे या 0 डिग्री सेल्सियस के क्या होता है, नीचे उसका हिमांक हो जाता है, तब वह जम जाता है और कुल्फी को हम आप लोग क्या करते हैं, खाते हैं, वह जम जाता है, उसकी मलाई को आप निकाल लेते हैं। अगर उस मटका में जो कुल्फी बनाते हैं, अगर उसमें नमक नहीं मिलाएंगे तो वह क्या होता है बेटा, जमेगा ही नहीं। तो इसलिए हम आप लोग यहाँ कह सकते हैं हिमांक क्या है, वह स्थिर ताप जिस पर कोई द्रव किसमें से जाता है, ठोस में बदल जाता है, वह उसका क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। या आप जो है इसकी डिफिनेशन दूसरे तौर पर बता सकते हैं बेटा, किसी द्रव का हिमांक वह ताप है, किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए मैंने आपको बताया ठोस अवस्था और द्रव अवस्था के मध्य साम्य अवस्था पाई जाती हैं। तो डिफिनीशन आप जो है लिख लेंगे बेटा, किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो उसे हम आप लोग क्या कहते हैं बेटा, हिमांक कहते हैं। इसकी डिफिनीशन आप नोट कर लीजिएगा, नोट करिए बेटा। किसी द्रव का आप बोलते हैं और ब्लैक बोर्ड पर हम लिख भी रहे हैं, तो आप इसको लिखते भी रहिए, कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाइए। किसी द्रव का वह ताप, किसी द्रव का वह हिमांक, कैसे कहेंगे, किसी द्रव का वह हिमांक जो, किसी द्रव का वह हिमांक, किसी द्रव का हिमांक, ऐसे कहें, किसी द्रव का हिमांक, देखिए बेटा, किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर उसकी ठोस अवस्था, ठोस अवस्था का वाष्प दाब उसकी द्रव अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है। क्या होता है बेटा, बराबर होता है। ठीक, क्या बताएंगे डिफिनेशन, किसी द्रव का हिमांक, यानी किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर उसकी ठोस अवस्था का वाष्प दाब उसकी द्रव अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है, वह उसका हिमांक कहलाता है, वह उसका हिमांक कहलाता है। ये हो गई हिमांक की डिफिनीशन। किसकी डिफिनीशन बेटा, हिमांक की डिफिनीशन। अब इसी में आप जो है बेटा पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन। क्या पढ़ेंगे, हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन
अवनमन का मतलब आप जानते हैं बेटा कमी। अवनमन का मतलब क्या बताएंगे बेटा? कमी। इस हिमांक में अवनमन को समझने के लिए हम आप लोग क्या करेंगे बेटा? पहले एक ग्राफ प्लॉट करेंगे और वह जो ग्राफ होगा ताप और वाष्प दाब के बीच होगा। वह प्लॉट क्या होगा? ताप और वाष्प दाब के मध्य या उसके बीच होगा। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा? जो ग्राफ प्लॉट करेंगे या आप देखते हैं जीरो एक्सिस होगा, इस पर आप क्या लेंगे बेटा? ताप लेंगे। और यह क्या होगा बेटा? वाष्प दाब होगा, वेपर प्रेशर इसको आप कहते हैं। क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर आप बोलेंगे इसको। अब इस वेपर प्रेशर और ताप के बीच क्या करेंगे? ग्राफ प्लॉट करेंगे और इस ग्राफ में आप देखेंगे बेटा दो भिन्न भिन्न ताप लेंगे और जो ताप होगा वह T2 और T1 होगा। T2 और T1 होगा। तो अब देखेंगे अगर मान लीजिए टेम्परेचर क्या है? P1 है और वेपर दाब क्या है? वाष्प दाब मान लीजिए P1 है। वाष्प दाब P1 पर, वाष्प दाब P1 पर जो ताप होगा क्या होगा? T1 होगा। इसी प्रकार वाष्प दाब P2 पर जो टेम्परेचर होगा क्या होगा? T2 होगा। क्या होगा? T2 होगा। अब इस T2 और T1, T1 और T2 मतलब T1 का T2 में परिवर्तन हो रहा है, इसमें क्या होगा? कमी हो रही है। क्या हो रही? ताप में कमी हो रही है। इसे हम आप डेल्टा TF से लिखते हैं, जिसे आप कहते हो हिमांक में अवनमन कहते हो। क्या कहेंगे? हिमांक में अवनमन कहेंगे। अब देखिए ये पॉइंट होगा क्या होगा? मान लीजिए x पॉइंट है और क्या है? y पॉइंट है। तो आप इसको x पॉइंट मानेंगे और इसको क्या मानेंगे? y पॉइंट मानेंगे। अब इस x पॉइंट पर आप क्या लेंगे? मान लीजिए विलायक लेंगे। क्या लेंगे? विलायक लेंगे। क्या लेंगे बेटा? विलायक। और देखेंगे जो y पॉइंट होगा इस पर क्या लेंगे बेटा? विलयन। क्या लेंगे? विलयन लेंगे। ठीक। तो आप इसको जो है क्या कर सकते हैं? विलायक। और इसको क्या कर सकते हैं बेटा? विलयन। तो आप यहां ये कर सकते हो जब वाष्प दाब P1 है तो ताप क्या होगा? T1 होगा। और जब ताप वाष्प दाब P2 है तो ताप क्या होगा? T2 होगा। तो यहां हम आप लोग यह कह सकते हैं इस ताप पर आप देखेंगे यहाँ जो ताप है मान 0 डिग्री सेल्सियस है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? पानी क्या होता है? जम जाता है। जल जो होता है बेटा जम जाता है। और जब उस पानी में क्या करते हैं? नमक मिला देते हैं। जब क्या करेंगे? नमक मिला देंगे, तब उसका जो तब वो क्या होगा? जमना तब उसका वाष्प दाब क्या होगा? कम हो जाएगा। या कहें तो क्या होगा? वह वाष्पशील हो जाएगा। जब वह विलयन क्या होगा? वाष्पशील होगा। उसको जमने के लिए आप क्या करेंगे? टेम्परेचर और कम करेंगे। जब टेम्परेचर कम करेंगे तो आप बता सकते हैं -15 डिग्री सेल्सियस या 16 डिग्री -16 डिग्री सेल्सियस ताप करना पड़ेगा, तब वो क्या होगा बेटा? जमना शुरू करेगा। इसलिए आप लोग यहाँ कह सकते हो कि पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर मान लीजिए क्या हो रहा है? यहाँ पर जम जा रहा है। और जब क्या करते हैं? इसमें नमक मिलाते हैं तो वह 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? नहीं जमेगा। इसका मतलब यह होगा जब 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं जमेगा, ताप हमें आपको क्या करें? माइनस में करना पड़ेगा। 0 से क्या करें? माइनस में करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए ताप -15 डिग्री सी या 16 डिग्री सी कर देते हैं, तब वह क्या होता है? जम जाता है। जैसे मैंने आपको मटका में कुल्फी का उदाहरण दिए थे। मटका में कुल्फी का उदाहरण दिए थे। मटका में आप कुल्फी लेते हैं, दूध की मलाई लेते हैं, इसके बाद क्या करते हैं? इसमें नमक मिला देते हैं, तब वह क्या होता है? जम जाता है। जब जम जाता है तब आप लोग यह बता सकते हैं बेटा हिमांक में क्या हो रहा है? उसके कमी हो रही है। हिमांक में क्या हो रहा है बेटा? कमी हो रही है। ये जो फिगर आप देख रहे हैं बेटा किसका है? हिमांक में अवनमन का फिगर है, चित्र है। चित्र से जो है आप आसानी से समझ लेंगे बेटा। तो आप यहाँ यह कह सकते हैं
जो विलायक होगा इसका वाष्प दाब अधिक होगा, और जो विलयन होगा इसका वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। तो आप यहां लिख सकते हैं विलायक का जो वाष्प दाब होगा अधिक होगा, किसके वाष्प दाब के, विलयन के वाष्प दाब। तो आप यहां कह सकते हैं विलयन का जो वाष्प दाब होगा बेटा कम होगा, इसलिए आप कह सकते हैं विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से क्या होता है बेटा, अधिक होता है। इसलिए आप लोग यहाँ बता सकते हो, जो हिमांक में अवनमन हम आप लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो यहाँ बता सकते हैं किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय घोलने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप हिमांक कम हो जाता है, और हिमांक में होने वाली कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। एक डिफिनीशन एक बार फिर सुन लीजिए, किसी विलायक में कोई वाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पर उसके वाष्प दाब में क्या होती है बेटा, कमी हो जाती है, और यह होने वाली जो कमी होती है वही उसका क्या कहलाता है, हिमांक में अवनमन कहलाता है। जो होने वाली कमी है वो क्या कहलाएगा, हिमांक में अवनमन कहलाएगा। ये आप बेटा पढ़ सकते हो। ठीक, अब देखेंगे जो हिमांक में अवनमन है बेटा, इसे हम आप लोग डेल टी एफ से या डेल्टा टी एफ से क्या करते हैं बेटा, इसको प्रदर्शित करते हैं। किससे, डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। जब डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं तो इसका जो मात्रक होता है आप बता सकते हैं बेटा क्या होगा, के जी मोल इनवर्स। इसका भी मात्रक क्या होगा, जिससे क्वथनांक में उन्नयन का मात्रक आप के जी मोल इनवर्स बताया गया था, वैसे ही इसका भी मात्रक होगा के जी मोल इनवर्स। तो आप यहाँ इसको लिख सकते हो बेटा, हिमांक में अवनमन बराबर क्या होगा, T2 माइनस T1, मतलब कमी हो रही है, तो आप क्या करेंगे, कम करेंगे, 0 से कम करेंगे, तभी क्या होगा, विलयन या विलयन जो है जमेगा। इसलिए आपको पता है विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है विलयन के वाष्प दाब से। आप यहाँ बता सकते हो T1 और T2 का मतलब क्या है, T1 और T2। तो T1 आप बता सकते हैं बेटा, दिया गया आपको विलायक का हिमांक, क्या बताएंगे, विलायक का हिमांक, क्या बताएंगे बेटा, विलायक का हिमांक। और जो T2 है यह विलयन का हिमांक बताएंगे, इसका विलयन का हिमांक आप बताएंगे। ठीक, T2 क्या बताएंगे, विलयन का हिमांक। तो यह बता सकते हैं बेटा हिमांक में अवनमन। डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, जहां पर T1 विलायक का हिमांक और T2 जो है आप बता सकते हैं विलयन का हिमांक। अब इसी में आप जो है पढ़ेंगे बेटा एक टॉपिक, हिमांक में अवनमन, मोलल हिमांक अवनमन। मोलल हिमांक अवनमन, मोलल हिमांक का मतलब मोल। तो आप कह सकते हैं एक मोल विलेय पदार्थ को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर विलयन के हिमांक में होने वाली कमी को मोलल हिमांक अवनमन कहते हैं। ये बात फिर सुनिए और लिखिए बेटा, एक मोल विलेय पदार्थ को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर विलायक के हिमांक में होने वाली कमी को मोलल हिमांक अवनमन कहते हैं। जो मोलल हिमांक अवनमन होता है इसे हम आप लोग मोलल हिमांक अवनमन आप होता है, एक मोल विलेय पदार्थ को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर विलायक के हिमांक में होने वाली कमी को मोलल हिमांक अवनमन कहते हैं। और इस मोलल हिमांक अवनमन को किससे प्रदर्शित करते हैं, के एफ से प्रदर्शित करते हैं।
किससे लिखते हैं बेटा? के एफ से लिखते हैं। और इसका मात्रक आपको बताया गया के जी मोल इनवर्स। इसका मात्रक आप बता सकते हैं। क्या बेटा? इसका मात्रक आप बता सकते हैं। तो इसलिए आप बता सकते हैं डेल्टा टी एफ बराबर आप क्या लिख सकते हो बेटा? एम के लिख सकते हो। तो यहां आप सकते हैं डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल क्या होता है? एम को होगा। डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल क्या होगा? एम को होगा। इसलिए आप क्या करेंगे? इसको जब हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं? इसको डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। एक सूत्र आपको यही मिल गया। एक सूत्र आपको बेटा यही मिल गया। तो आपको यहां पता है डेल्टा टी एफ हिमांक में अनुमान। डेल्टा टी एफ क्या हो गया? हिमांक में अनुमान। के एफ क्या हो गया? मोल हिमांक का अनुमान हो गया। क्या हो गया? मोल हिमांक अनुमान हो गया। तो आप जो है बेटा यहाँ इसको बता सकते हैं। इसीलिए आप यहाँ बताएंगे हिमांक में अनुमान विलायक की किसी निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय के मोल सांद्रण के क्या होता है? समानुपाती होता है। यह क्या होगा? मोल सांद्रण है। यह क्या है? मोल सांद्रण। इसलिए आपको बताया गया डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल मोल। तो यम जो है टी एफ डेल्टा टी एफ के क्या होगा? समानुपाती होगा। इसीलिए डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू क्या मिलेगा आपको? एम प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा बेटा? एम प्राप्त होगा। तो आप लोग यहाँ यह बता सकते हैं किसका सूत्र जो है बेटा? किसका सूत्र बताएंगे? डेल्टा टी एफ मतलब हिमांक में अनुमान का यह एक सूत्र आपको मिल गया। और इसको आप जो है बेटा मान लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या मानेंगे? समीकरण नंबर 1। इसके बाद हम जानते हैं कि हिमांक में अनुमान मोललता के समानुपाती होता है। हम आप लोग क्या बताएंगे? हम जानते हैं कि हिमांक में अनुमान मोललता के समानुपाती होता है। तो आप मोललता पढ़े हैं, फॉर्मलता पढ़े हैं, नॉर्मलता पढ़े हैं, मोल प्रभाज पढ़े हैं। यह वीडियो आप जो है पीछे देख लीजिएगा। ठीक? तो आप यहाँ बता सकते हैं कि जो मोललता m होगा यह बराबर होगा बेटा W1 गुणे 1000 बटे M1 इंटू W2। M1 इंटू W2। ये आपको क्या होगा? समीकरण नंबर 2 हो गया। क्या होगा बेटा? समीकरण नंबर 2। तो आप यहाँ बता सकते हैं M1 विलेय का आणविक द्रव्यमान। आप यहाँ लिख सकते हैं M1 विलेय का, दिख नहीं रहा तो आप सुन रहे हैं, लिख सकते हैं विलेय का आणविक द्रव्यमान बताएंगे। और जो W1 है विलेय का भार, W1 जो है आप क्या बताएंगे? विलेय का भार बताएंगे। इसके बाद जो W2 है वह क्या बताएंगे? विलायक का भार। क्या बताएंगे? विलायक का भार। क्या बताएंगे बेटा? विलायक का भार बताएंगे। आप यम क्या बता देंगे? मोललता। यम को क्या कहेंगे? मोललता। क्या बताएंगे? मोललता। अब यम न्यूमेरिकल अगर आपको दिया गया है, W1 दिया गया है, W2 दिया गया है, M1 दिया गया है, तो क्वेश्चंस में आप देखेंगे, न्यूमेरिकल में देखेंगे, ये सब अगर दिया है तो मान रख करके आप आसानी से न्यूमेरिकल लगा सकते हो। ठीक? इसके बाद आप देखेंगे इसी जो समीकरण नंबर 1 है और समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 आप देख रहे हो क्या है बेटा? डेल्टा टी एफ एम बराबर के एफ इंटू एम है। और समीकरण नंबर 2 आप देख रहे हो क्या होता है? एम बराबर W1 इंटू 1000 बटे M1 और W2 है। तो आप क्या करेंगे? समीकरण 2 से आप क्या करेंगे? समीकरण लिखेंगे, समीकरण 2 से यम का मान, समीकरण 2 से यम का मान समीकरण 1 में रखने पर
जब आप मान रखेंगे क्या होगा, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू W1 गुणे 1000 पूरे के बट्टे क्या होगा, M1 गुणे W2। एक फार्मूला आपको ये मिलेगा, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू W1 गुणे 1000 बट्टे M1 गुणे W2। के एफ आपको क्या बताया गया, मोल हिमांक अवनमन। W1 क्या बताया गया, विलेय का भार। W2 क्या बताया गया, विलायक का भार। और जो M1 है विलेय का आणविक द्रव्यमान। डेल्टा टी एफ आपको बताया गया क्या बेटा, हिमांक में अवनमन। तो हिमांक का अगर अवनमन निकालना है तो न्यूमेरिकल में आपको के एफ का भी मान दिया रहेगा, W1 का भी मान दिया रहेगा, W2 का भी मान दिया रहेगा और M1 का मान दिया रहेगा। तो इस फार्मूला में आप क्या करते हैं, आसानी से रख करके मान को टी डेल्टा टी एफ का भी मान निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो, डेल्टा टी एफ का मान निकाल सकते हो। तो आप यहाँ यह कह सकते हो, इस सूत्र की सहायता से विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। आप यहाँ कह सकते हो, इस सूत्र से विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। तो यह आप जो है बेटा, जब भी मेरा वीडियो देखिए आप कापी और कलम लेकर के बैठ जाइए। जो भी चीज़ें आपको बताया जा रहा है आप उसको नोट भी करते रहें और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा देखने का प्रयास करें और अपने दोस्तों तक जो है उसको शेयर भी करें। धन्यवाद।